बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं कैम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। आज हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेजर 3 सोर्सेज हैं: कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये तीनों सोर्सेज इस लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंस के हामिल हैं कि माजी करीब में इंसानों के दरमियान बड़ी बड़ी जो जंगें हुई हैं उनका बायस भी ये इन्हीं कुदरती जो वसाइल हैं, ये एनर्जी के वसाइल भी इन पे काबू पाना, इनको अपने कंट्रोल में करना, ये जंगों का बायस बना रहा है। तो बात करते हैं हम ज़रा तफसील से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज की, जो कि कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोल हैं। ये तीनों जो हैं इनके बारे में ये नजरिया है कि ये पौधों और जानवरों की बाकियात से, उनके फॉसिल से बने हुए हैं, इसलिए इन तीनों को फॉसिल फ्यूल्स का नाम भी देते हैं। कोल जो है इसकी हम आगे फर्दर तफसील में इसकी फॉर्मेशन की थ्योरी, कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स कैसे है, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी फर्दर जो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोल से रिलेटेड क्या प्लान कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नेचुरल गैस, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम, उसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। क्रूड ऑयल उसको कब कहते हैं, ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में कितनी है, और पेट्रोलियम से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ तरह के जिस तरीके से हासिल करते हैं उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम कोयले की जानब, कोल की जानब। तो कोल की जो फॉर्मेशन की जो थ्योरी है कि कोयला बना कैसे है, तो इसके बारे में साइंसदान ये समझते हैं तकरीबन 500 मिलियन साल पहले मुख्तलिफ किस्म की मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पौधे जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन मट्टी की तहों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए, और उसके नतीजे में जो पौधे हैं वो जो मुर्दा पौधे हैं, डेड हो गए पौधे, ट्रीज वगैरह, वो ज़मीन के नीचे, ज़मीन की तहों के नीचे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पीट एक फॉर्म है लकड़ी की जिसमें वो तब्दील होते चले गए। पीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी फर्दर मजीद कह लें कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के नतीजे में वो ज़ेरे ज़मीन कन्वर्ट होता चला गया आगे एक सबसे जो हल्की क्वालिटी का कोयला, उसके अंदर उसका नाम है लिग्नाइट। इन केमिकल चेंजेस के नतीजे में, इन तब्दीलियों के नतीजे में ज़ेरे ज़मीन हाई टेम्परेचर और प्रेशर के नतीजे में जो लकड़ी है उसके अंदर से कुछ बाकी एलिमेंट्स निकलते चले जाते हैं और उसके अंदर कार्बन की जो मिकदार है वो बढ़ती चली जाती है। तो लिग्नाइट के अंदर कार्बन की मिकदार तकरीबन 30% होती है और ये ब्राउन कलर का कोयला होता है। ऐसा ऐसा फर्दर ज़ेरे ज़मीन और फर्दर तब्दीलियों के नतीजे में, हाई प्रेशर के नतीजे में बिटोमिनस कोल जो है वो प्रोड्यूस हुआ। बिटोमिनस कोल में कार्बन की परसेंटेज फर्दर ज्यादा होती है, इसमें 50 से 70% कार्बन होता है और ये तकरीबन ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ये इसको सॉफ्ट कोल भी कह देते हैं। और ये जो बिटोमिनस कोल है ये मजीद ज़ेरे ज़मीन हाई प्रेशर के नतीजे में आगे कोयले की सबसे जो बेहतरीन वैरायटी है उस, और ये हार्ड ज्यादा होती है, हार्ड कोल भी इसको कह देते हैं, तो उसमें कन्वर्ट हो गया और इसमें कार्बन की मिकदार भी सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 90% के करीब इसमें कार्बन होती है। तो ये थी कोल की फॉर्मेशन की थ्योरी। अब कोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स किस तरह से होता है, कैसे उससे मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम कोल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान और ऑक्सीजन और एयर की गैर मौजूदगी में, तो कोयला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 आगे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर। एक को हम कोक कहते हैं, ये तकरीबन प्योर कार्बन होता है। दूसरे नंबर पे कोल से कुछ गैसेस बनती हैं जिसको हम कोल गैस का नाम दे देते हैं, और तीसरे नंबर पे कोल टार जिसको हम कोल तार बोलते हैं। तो कोल टार जो है ये आगे इसकी फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर की जाए तो ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में। तो इस तरह से कोयला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स जो है
उसके तौर पे भी काम करता है। बाकी बेटा 2 पॉइंट्स हैं कोयले के बारे में आपकी बुक में, वो आम सिंपल सी जनरल सी बातें हैं कि कोयले के पाकिस्तान में ज़खायर कितने, वो तकरीबन 20-25 साल पुराना डाटा है। उसके साथ साथ वो 20-25 साल पुरानी जो बुक लिखी हुई है उसमें मेंशन किया गया कि गवर्नमेंट्स किस किस्म की एफर्ट्स कर रही हैं, कोयले का इस्तेमाल जो वो पावर जनरेशन, बिजली वगैरह की पैदावार में किस तरह से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये माइनर सी एक चीज है। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारी आ रही वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में हम बात करेंगे उसकी कंपोजिशन की। नेचुरल गैस भी एनर्जी का सोर्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। नेचुरल गैस की कंपोजिशन जो है ये इसमें ज्यादा बड़ी मिकदार में मीथेन होता है, CH4 होता है, लेकिन बाकी जो हाइड्रोकार्बन हैं, छोटे हाइड्रोकार्बन हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो भी इसके अंदर काफी मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मिकदार मीथेन के इसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर मीथेन की होती है। तो नेचुरल गैस के आगे यूजेस हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। तो ये पावर जनरेशन, बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होती है। सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स वगैरह के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। और ये फ्यूल के तौर पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और घरों के अंदर भी इसको ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहां गैस सस्ती है तो उस वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादा है। और कोयले की निस्बत ये जरा ज्यादा क्लीन कह लें कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोयले की निस्बत ये उसकी निस्बत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली एक एनर्जी का सोर्स है, एक फ्यूल है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज में हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम का जो लफ्ज है मिनरल ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब उसको रिफाइन कर लिया जाए। मिनरल ऑयल इसलिए कहते हैं कि ये भी जैसे आम मादनियात हैं वो जमीन से, पत्थरों से निकलती हैं, पहाड़ों से, तो इसलिए ये पेट्रोल भी क्योंकि पत्थरों से, पहाड़ों से, पथरीली जमीन से, ज़ेरे जमीन से निकलता है, इसलिए इसके लिए लफ्ज मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रिफाइन होने के बाद पेट्रोलियम, रिफाइनिंग से पहले जो है मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम का जो लफ्ज है ये भी 2 लफ्जों से बना हुआ, पेट्रा जिसका मतलब है रॉक्स और ऑलियम जिसका मतलब है ऑयल। तो लफ्जी मतलब भी पत्थरों का, पहाड़ों का, पथरीली जमीन का ऑयल। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के बारे में जो थ्योरी है वो भी यही है कि ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है ये भी ज़ेरे ज़मीन ऑर्गेनिक मैटर, पत्थरों, पहाड़ों, पथरीली ज़मीन के दरमियान में ऑर्गेनिक मैटर की स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन के नतीजे में बना हुआ है, खासतौर पे मेरीन ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके गलने सड़ने से। तो जब ये ज़मीन से निकाला जाता है पेट्रोलियम, उस वक्त ये ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, काले से रंग का लिक्विड होता है, उसको क्रूड ऑयल भी उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और देन उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में आगे भेज दिया जाता है ऑयल की रिफाइनिंग के लिए, उसको मुख्तलिफ आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। पाकिस्तान में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज जो है वो काम कर रही हैं, 2 कराची में, एक मुल्तान के करीब और एक रावलपिंडी में, मोरगा जगह का नाम है उसके करीब। ये 4 ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पेट्रोलियम जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है जब हम उसकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल का मतलब मुख्तलिफ फ्रैक्शन, यानी पेट्रोलियम को एक कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, अल्केन्स का ये मिक्सर है। तो वो मुख्तलिफ जो अल्केन्स का मिक्सर है उसमें से मुख्तलिफ अल्केन्स के जो ग्रुप हैं वो अलहदा हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट की रेंज की बुनियाद पे, उन ग्रुपों को हम बोल देते हैं फ्रैक्शंस। पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी हम, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड्स को अगर हम हीट करें हाई टेम्परेचर पे और उसके नतीजे में वेपर्स बने, वेपर्स को दोबारा ठंडा करें, तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन का नाम दे देते हैं। और अगर डिस्टिलेशन में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस अपने बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे अलहदा होते चले जाएं तो इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सर है और यानी अल्केन्स का ये मिक्सर है, तो अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बन की तादाद बढ़ने के साथ बढ़ते चले जाते हैं, वो भी हम डिटेल से बात करते हैं। उन्हीं बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे मुख्तलिफ किस्म के अल्केन्स मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स पे या बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंजेस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और दुनिया में फिर उनके हर रेंज के अंदर जो हासिल होने वाला फ्रैक्शन है उसका एक नाम भी रखा हुआ दुनिया में,
और उसका आगे मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमालात भी हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ भी हम बात करेंगे। तो पेट्रोलियम का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जो सबसे कम टेम्परेचर पे फ्रैक्शन हासिल होता है उसको हम नेचुरल गैस, क्योंकि वो गैसेस प्रोडक्ट होती है, और नेचुरल गैस जो आम जो हम सुई गैस है, नेचुरल गैस है जो यूज करते हैं, उसी वाली इसकी कंपोजिशन होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 1 से लेके 4 तक कार्बन वाले अल्केन्स होते हैं। अच्छा, इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आपने कार्बन्स याद रख ले। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि कार्बन्स कितने अल्केन्स के अंदर तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो उस तरह से आप लोगों ने कार्बन्स की तादाद को याद रख लें, हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग आपने लगाते जाना है। तो मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स, और आगे ब्यूटेन है उसमें 4 कार्बन, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस करें तो 10 हाइड्रोजन। तो 1 कार्बन वाले अल्केन से लेके 4 कार्बन वाले अल्केन तक। तो कार्बन की तादाद कम है, बॉइलिंग पॉइंट की रेंज भी कम है, और ये इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पे। ये वाला जो फ्रैक्शन है जिसका नाम है नेचुरल गैस, और मुख्तलिफ किस्म के पेट्रोलियम से जो केमिकल्स बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हासिल होते हैं, उनके तौर पे। दूसरे नंबर पे है पेट्रोलियम ईथर। ये 20 से 60 की बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में कलेक्ट होता है, और इनमें कार्बन की तादाद 5 से लेके 6 तक। हाइड्रोजन उसी तरह से आप लोगों ने याद कर लेनी है, और ये सॉल्वेंट के तौर पे ये फ्रैक्शन इस्तेमाल होता है जिसको हम पेट्रोलियम ईथर का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे लिग्राइन और नेफ्था है। ये 60 से 100 की बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के दरमियान कलेक्ट होता है, और इसकी कंपोजिशन जो है वो 6 से लेके 7 तक कार्बन है, और ये सॉल्वेंट के तौर पे और मुख्तलिफ किस्म की चीजों की तैयारी में रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पे गैसोलीन, जिसको हमारे यहाँ पेट्रोल कह देते हैं। तो गैसोलीन, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो 40 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। इसमें कार्बन 4 से लेके 13 तक, लेकिन ज्यादातर जो है वो इस फ्रैक्शन में जो कार्बन आमतौर पे जो फ्रैक्शन ये इस्तेमाल होता है उसमें 6 से लेके 8 तक कार्बन होते हैं, यानी C6H14 और C8H18। तो ये इस्तेमाल होता है मोटर फ्यूल के तौर पे, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में ईंधन के तौर पे। जो 5वें नंबर पे है केरोसिन, जिसको हम केरोसिन ऑयल कह देते हैं, हमारे यहाँ मट्टी का तेल। 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज है, और इसकी कंपोजिशन में 8 कार्बन से लेके 14 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन आते हैं। कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है। ये आप लोगों की बुक्स में छोटी सी मिस्टेक भी होगी, C8H8 लिखा होगा, तो ये C8H18, और आगे इसमें कार्बन की तादाद चलती है C14 और H30 तक। तो ये भी उसी तरह से आपने बेटा कार्बन की तादाद के लिहाज से हाइड्रोजन की तादाद कैलकुलेट करते चले जाना है। हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है ये जो केरोसिन ऑयल है। गैस ऑयल है नेक्स्ट। गैस ऑयल जो है नेक्स्ट फ्रैक्शन का नाम, जो 275 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे कलेक्ट होता है जो फ्रैक्शन, और इसमें कार्बन की तादाद 12 से लेकर 18 तक है। ये डीजल के तौर पे और हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीसेस। ये गाढ़े से लिक्विड के तौर पे फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर हासिल होते हैं, और इनमें कार्बन की तादाद 18 से ज्यादा होती है, और ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पैराफिन है, जिसको वैक्स कह देते हैं। वैक्स प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ तरह की, ये फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर ये तकरीबन कह लेंगे सेमी सॉलिड से फॉर्म में ये भी हासिल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका 50 से 60 के दरमियान होता है, और इनमें कार्बन की तादाद जो वो 23 से लेके 29 तक, और ये मुख्तलिफ किस्म की वैक्स प्रोडक्ट्स इनसे हासिल होती हैं, इनसे बनती हैं। लास्ट नंबर पे है एस्फाल्ट या पेट्रोलियम कोक। ये ब्लैक कह ले रेजिड्यू पीछे फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर बच जाता है, सॉलिड फॉर्म होती है। रेजिड्यू के तौर पे इन्हीं पीछे बचने मटेरियल बच जाता है, बाकी सारे लिक्विड्स फॉर्म में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फ्रैक्शनेटिंग टावर में अलग होते चले जाते हैं। तो ये रेजिड्यू के तौर पे पीछे बचता है, और ये रूफिंग, पेविंग, फ्यूल के तौर पे रिड्यूसिंग, क्योंकि ज्यादा कार्बन होते हैं और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होती है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, सड़कों वगैरह के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो ये थे पेट्रोलियम के मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के रेंजेस, उनमें कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद, और उनके साथ में यूजेस। एक एक फ्रैक्शन आमतौर पे ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाता है, कोई 1 या 2 या 3 या 4 जो फ्रैक्शंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने इनके फ्रैक्शंस के नाम
उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के रेंजेस, उनमें कार्बन्स की तादाद और उनके यूजेस, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो कंप्लीट हुआ। उसकी थोड़ी सी एक समरी जरा दोबारा कर लेते हैं। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज की बात की है, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 मेजर सोर्सेज हैं, कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। कोयले में हमने आगे फर्दर उसकी फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ी है, और कोयला एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा के वो कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उससे हासिल होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात की नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ के बाकी ईंधन थोड़े महंगे हैं और ये थोड़ा सस्ता है, तो ये ज़्यादा अच्छा एक एनर्जी का सोर्स भी है। इसकी जो फॉर्मेशन है ये भी ऑर्गेनिक मैटर से होती है, और इसमें इसकी कंपोजिशन में ज़्यादातर जो है वो छोटे हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं। ज़्यादा बड़ी मिकदार में मीथेन जो है वो नेचुरल गैस के अंदर पाया जाता है। इसके यूजेस हमने किए हैं कि 4 आमतौर पे मेजर यूजेस हैं इसके, कि ये इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है हीटिंग फ्यूल के तौर पे, घरों में हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। उसके साथ साथ ये सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ इसका जो यूज है वो पावर जनरेशन में, बिजली की पैदावार में। तीसरे नंबर पे हमने बात की पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो है इसका लफ्जी मतलब जो है वो पेट्रा यानी रॉक्स और ओलियम ऑयल, तो पत्थरों का, चट्टानों का ऑयल। पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है जब हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के नतीजे में पेट्रोलियम से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस जो हैं वो हासिल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में जैसे जैसे कार्बन्स की तादाद बढ़ती है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे फ्रैक्शनेटिंग टावर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्शंस हासिल होते हैं, और वो फ्रैक्शंस आगे मुख्तलिफ तरह के उनके आगे यूजेस हैं जिनको हम ऑलरेडी डिटेल से कर चुके हुए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।